छोटा सा रिमाइंडर बच्चों आपको दूंगा, 7 QA प्रिंसिपल टॉपिक कल बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, जिसमें हमने कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़े थे। बेसिक प्रिंसिपल इन द सेंस हमने क्या पढ़ा? पहला प्रिंसिपल हमने पढ़ा एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज नॉट पॉसिबल। बहुत ही सिंपल मीनिंग है दैट भाई 100% टेस्टिंग तो कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो हमें कितनी करनी है बच्चों? ना कम ना ज़्यादा। वी हैव टू परफॉर्म ऑप्टिमल टेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क असेसमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर। कितना रिस्की वो सॉफ्टवेयर है उस पर डिपेंड करेंगे हमें कितनी अपनी टेस्टिंग की स्कोप रखना है, कितना ज़्यादा टेस्टिंग करनी, कितने कम टेस्टिंग में हमारा काम चल जाएगा। सेकंड प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल एंड सोबर। सेकंड प्रिंसिपल कहता है कि टेस्टिंग शोज प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट। सिंपल मतलब है बच्चों, जितनी ज़्यादा आप टेस्टिंग करोगे उतने कम चांस है कि आपके सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट बचेंगे। बट इवन दो अगर टेस्टिंग करते वक्त आपको कोई डिफेक्ट नहीं मिला, स्टिल यू कांट से द सॉफ्टवेयर इज़ 100% डिफेक्ट फ्री। और ये सब डिटेल में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आपसे लास्ट क्लास मिस हो गई तो एक बार मैंने रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर करी है, आप उसको जाके देख लो। थर्ड प्रिंसिपल पढ़ाया था बच्चों पेस्टिसाइड पैराडॉक्स। सिंपल सा मतलब है, कई बच्चे कह रहे सर इसका नाम पेस्टिसाइड पैराडॉक्स क्यों रखा गया है? कभी आपने देखा है जैसे अगर कोई गांव वगैरह से बिलोंग करता हो बच्चों, तो जो हमारे खेत होते हैं, जो हमारे फसलें होती है, उनमें क्या करते हैं हम? इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं ताकि जो पेस्ट और इंसेक्ट है वो मर जाए। लेकिन बच्चों अगर आप सेम इंसेक्टिसाइड सेम पेस्टिसाइड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक फसल दूसरी फसल 2 3 4 साल तक सेम पेस्टिसाइड का यूज़ करोगे तो उसके बाद उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। क्या आपको पता है? या फिर अगर आपने सुना होगा बच्चों, जैसे कोविड अगर किसी बंदे को हो जाए एक बार दो बार तो उसके बाद उसको कोविड अटैक ही नहीं करता, वो प्रोन हो जाता है उस कोविड से, है ना? हमारा शरीर म्यूटेट हो जाता है ना? समझ पा रहे हो बच्चों? उसमें एक तरीके की क्या आ जाती है बच्चों, एक फाइट करने की एबिलिटी आ जाती है। सेम तरीका है, जैसे फॉर एग्जांपल भाई अगर कोई, जैसे हम दिल्ली के इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो कुछ देर बाद हम म्यूटेट हो जाएंगे उस इन्वायरमेंट के हिसाब से और वो हमको असर नहीं करेगा। सेम तरीका बच्चों सॉफ्टवेयर के साथ होता है। अगर सेम टेस्ट केस आप बार बार उस पर यूज़ करोगे तो टाइम विल कम व्हेन इट विल बिकम, वो रेजिस्टेंट हो जाएगा बच्चों, कोई नए डिफेक्ट आपको मिलेंगे ही नहीं। यू विल थिंक दैट सॉफ्टवेयर इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, बट इन रियल केस इट इज़ नॉट हैपनिंग एट ऑल। ठीक है, बहुत सारे हिडन डिफेक्ट है बट आप रिपीटेटिव अप्रोच लेके चल रहे हो, उस वजह से आपको एनकाउंटर नहीं हो रहे। फोर्थ प्रिंसिपल कहता है टेस्टिंग शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एज सुन एज पॉसिबल इन द एसडीएलसी प्रोसेस, बिकॉज इनिशियल फेज में हमें बग को फिक्स करना बहुत आसान होता है और जब लेटर फेज में बग इनकाउंटर होता है तो भाई लॉट्स ऑफ चेंजेस आर रिक्वायर्ड। इट इज़ नॉट टाइम एफिशिएंट, इट इज़ नॉट कॉस्ट एफिशिएंट। टाइम भी ज़्यादा लगता है और कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है। क्लियर? आगे बढ़े। अगला प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देखो सारे बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं तो कोशिश करना आप कंफ्यूज ना हो पाओ। फोर्थ प्रिंसिपल है जिसको कहा जाता है डिफेक्ट क्लस्टरिंग। डिफेक्ट क्लस्टरिंग, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, बड़े ध्यान से समझना। डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब होता है, एक एग्जांपल से भी समझेंगे, स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स contains large number of defect, large number of defects। क्या मतलब है इसका? एक इसके लिए पैरेटो प्रिंसिपल भी दिया गया है बच्चों, सेम चीज कहता है। एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आप देखोगे बच्चों अमेजोन का सॉफ्टवेयर है, सो अमेजोन की सॉफ्टवेयर में n नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ आपको मिलेगी। n नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ का मतलब लॉगिन होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बाद भाई होम पेज होगा, पेमेंट मेथड्स होंगे, आपके पास लाइक विश लिस्ट हो गया, कार्ड पेज हो गया, प्रोमो कोड हो गया बच्चों, प्रोमो कोड हो गया, और भी बहुत सारी n नंबर ऑफ फंक्शनैलिटीज़ हो गई, शिपिंग हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे सेल्स हो गया बच्चों, इसी के साथ आपकी वो आती है बच्चों ऑक्शन भी होता है, समटाइम्स आपके सेल्स भी होती है, या फिर आपने सुना होगा सेल होती है। ठीक है, फ्लैश सेल जिसमें आप खरीदते हो कोई भी सामान, ऑक्शन में बिडिंग करते हो, ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स होते हैं। ठीक है ना?
तो आप देखोगे हमेशा लॉगिन में आपको ज़्यादातर इशू नहीं मिलेगा, आपका रजिस्ट्रेशन सही से हो जाएगा, होम पेज सही से हो जाएगा, लेकिन पेमेंट करते वक्त मोस्टली कभी ना कभी आपको कोई ना कोई एरर एनकाउंटर होती होगी मोस्टली। कभी भाई टाइम आउट हो जाता है, कभी गेटवे नहीं चलता, पेमेंट गेटवे, कई बार आपने पेमेंट कर ली बट उसका स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, बहुत सारा। तो ये एरर प्रोन मॉड्यूल है। क्या है बच्चों? एरर प्रोन मॉड्यूल। इसी तरीके से कई बार भाई ऑक्शन जब आप देखते हो, बिड करते हैं हम, या फिर सेल्स होता है, टाइमिंग लगी होती है जिसमें, कई बार देखा ना आपने सेल्स में मोबाइल खरीदा होगा सेल में, तो वहाँ पे भी हमें बहुत सारे इश्यूज एनकाउंटर होते हैं। तो यही ये प्रिंसिपल कहता है कि मोस्ट ऑफ द फंक्शनैलिटी तो अच्छी चलती है, लेकिन केवल कुछ ही मॉड्यूल होते हैं जिनसे हमें मोस्टली एरर मिलती है। तो इस प्रिंसिपल को अगर मैं शॉर्टन कर दूँ तो ये क्या कह रहा है? स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट। मतलब अगर ये टोटल 10 मॉड्यूल है तो 10 मॉड्यूल में से भाई आपके 8 मॉड्यूल्स तो बहुत अच्छे चलेंगे, ये भी ठीक चलेगा, ये भी ठीक चलेगा, ये भी अच्छा चलेगा, ये भी अच्छा चलेगा, लेकिन 2 या 3 मॉड्यूल ऐसे होंगे जहाँ से हमें बहुत ज़्यादा एरर मिलेंगे। यही ये प्रिंसिपल कहता है कि स्मॉल नंबर ऑफ मॉड्यूल कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ डिफेक्ट। कितने बच्चों को ये पॉइंट समझ में आया? बोलो। अब देखो मैं एक प्रिंसिपल लिख रहा हूँ यहाँ पे सब कंफ्यूज हो जाते हैं। आप मुझे बताना आपको समझ आया कि नहीं। ये प्रिंसिपल इसी लाइन को एक्सटेंड कर रहा है। ये प्रिंसिपल कहता है 80% ऑफ डिफेक्ट, 80% ऑफ डिफेक्ट्स comes from 20% of modules, 20% of modules, rest 20% defect comes from 80% of modules। अब कोई भी एक बच्चा मुझे बताओ क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल, जिसको समझ में आया हो, कोई भी एक। एनीबडी वांट टू एक्सप्लेन मी? एनीबडी? जस्ट ट्राई। अरे ट्राई तो करो, सही हो गलत आगे की बात। योगेश सर ये कह रहा है 80% एरर जो आती है 20% मॉड्यूल से आती है, हाँ, और जो 20% डिफेक्ट है वो 80% मॉड्यूल से आती है। तो एज अ टेस्टर आपको कौन से मॉड्यूल्स पे ध्यान देना चाहिए? 20% मॉड्यूल्स पे या इन 80% मॉड्यूल्स से? सर 20% वाले पे 20% मॉड्यूल जहां से ज्यादा एरर मिल रही है, टेस्ट हम 100 पे ही Therefore- देना पड़ेगा ध्यान, लेकिन यस, माइक ऑफ करो। वी हैव टू फोकस ऑन एरर कॉजिंग मॉड्यूल्स, एरर कॉजिंग मॉड्यूल्स। अब कई बच्चे कहते हैं सर अभी भी ये समझ नहीं आया कि ये 80-20 का चक्कर क्या है, ये एरर कॉजिंग मॉड्यूल क्या है, ये अभी भी हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो कई बच्चों को डाउट रहता है अभी लास्ट तक भी। तो इसको एक बार ढंग से एक एग्जांपल से और समझाता हूँ। सपोज़ करो बच्चों ये हमारी एक क्लास है, इस क्लास में है 100 स्टूडेंट। कितने? 100 स्टूडेंट टोटल। अब इन 100 स्टूडेंट में से ध्यान से समझो, इन 100 स्टूडेंट में से 80 स्टूडेंट है फ्रंट बेंचर। 80 स्टूडेंट कैसे हैं बच्चों? जो आगे बैठते हैं, फ्रंट पे बैठते हैं, फ्रंट बेंचर। और 20% स्टूडेंट क्या है बच्चों? बैक बेंचर। बैक बेंचर। टोटल कितने स्टूडेंट है बोलो? 100 स्टूडेंट। ठीक है, अब ध्यान से समझो, टोटल हमारे 100 स्टूडेंट है, टोटल 100 स्टूडेंट है। अब अगर बच्चों मैं बग्स की बात करूं या फिर कंप्लेंट्स की बात करूं, स्कूल में जो कंप्लेंट आती है, कंप्लेंट्स की बात करूं, तो अगर मैं कंप्लेंट्स की बात करूं तो देखो टोटल स्टूडेंट कितने बोलो? 100। ऐसी बच्चों टोटल कंप्लेंट्स भी 100 आती है। ठीक है, हर महीने मेरे पास 100 कंप्लेंट आती है एज अ प्रिंसिपल, जिसमें से ये जो बैक बेंचर्स है कितने संख्या में? केवल 20। बट इनकी आती है मुझे 80 कंप्लेंट्स। कितनी कंप्लेंट्स आती है बोलो? 80 कंप्लेंट्स। और हालांकि ये स्टूडेंट संख्या में ज़्यादा है, लेकिन इनकी केवल आती है मुझे 20 कंप्लेंट्स। कितनी आती है बच्चों? केवल 20। तो ओवरऑल कितनी कंप्लेंट होगी बोलो? 80 और 20? 80 और 20 मेरे पास 100 कंप्लेंट्स हो गई। तो देखो ध्यान से समझो, तो एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल मैं किन बच्चों पे ध्यान दूंगा? ये जो फ्रंट बेंचर है 80 स्टूडेंट, या ये जो बैक बेंचर है 20 स्टूडेंट?
बैक बेंचर Backbencher 20 स्टूडेंट। क्लास में जाते ही इनके कान घुमा दो एक बार तो ये शांत रहेंगे, है ना। तो ध्यान से समझो। यस सर। सिमिलरली बच्चों, जो मोस्टली मॉड्यूल हमारे ठीक चलते हैं, हमें पता चल रहा है इनसे बग नहीं आ रहे, लेकिन जो कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं बच्चों जहाँ से क्या होता है हमें बहुत ज़्यादा बग्स मिलते हैं, तो वो यही बैक बेंचर है। सो एज अ क्यूए, एज अ टीचर हमें इन पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो इसी को कहते हैं डिफेक्ट हमेशा क्लस्टर में रहते हैं, कुछ ही मॉड्यूल्स के अंदर क्लस्टर होके रहते हैं, बाकी रेस्ट ऑफ द मॉड्यूल्स विल वर्क फाइन। क्लियर। जैसे एज अ क्यूए मैं कोई एक सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहा हूँ, मुझे पता है भाई मेरे पेमेंट गेटवे में बग्स मिलेंगे मुझे, ठीक है, तो इसीलिए मैं ध्यान रखूंगा, उस पेमेंट गेटवे पे ज़्यादा फोकस करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे में एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें बहुत रिस्की मॉड्यूल है, तो मुझे पता है यार लॉगिन पे कम फोकस करा तो भी चल जाएगा, बट पेमेंट गेटवे और शिपिंग मेथड पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कितने बच्चों को बात समझ में आया कि डिफेक्ट हमेशा क्लस्टर में रहते हैं? इज इट क्लियर टू एवरीवन? दिस इज बाय द वे सर क्लस्टर क्लस्टर पूरा मतलब ग्रुप, झुंड में रहते हैं, ठीक है। लेकिन सर 20 तो जैसे अगर 20 देखा जाए तो साइज मतलब बैक बेंचर्स का है तो कम है, लेकिन तो और आप कह रहे हो कि मतलब और जो आगे बैठते हैं 80% हाँ, उनमें आप कम बग है। थोड़ा ये तो हाँ सेम लॉजिक है, हर जगह लॉजिक है। देखो आप अपनी सोसाइटी को ले लो, अगर आपकी सोसाइटी में भाई करीबन 2,000 लोग रहते हैं या 10,000 लोग रहते हैं, है ना, ठीक है ना, लेकिन अगर मैं वहाँ के पुलिस ऑफिसर से पूछूं कि भाई आपके पास जितने भी एफआईआर आई है कितने परसेंट लोगों की आई है, तो वो कहेगा यार 5-10% लोग हैं जो एक जगह पे रहते हैं, उनका एक अपना सेपरेट एरिया है, वहीं से सारी कंप्लेंट आती है। तो मतलब उस एरिया में कैसे लोग रहते हैं बोलो? जो नॉटी है, जो गड़बड़ करते हैं, ठीक है, जो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो कैसे हैं? दे आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। जैसे अगर मैं आप में से भी किसी को पूछूं, हम 18 से 20 लोग हैं, क्या आप में से किसी के ऊपर कोई एफआईआर है क्या? बोलो। आप कहोगे नो सर, लेकिन कहोगे जिनके पास हो सकती है। तो यही बच्चों नहीं सर ऐसा अच्छा नहीं है, ठीक है। तो मैं एक वही एग्जांपल दे रहा हूँ, सेम तरीका है बच्चों। जो डिफेक्ट है, लाइक आपने मोबाइल का ले लो, मोबाइल बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन काम करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो वेरी प्रोन टू डिफेक्ट्स है, जहाँ से डिफेक्ट मिलने ही मिलने। जैसे आपको टच इश्यूज़ होने 1-2 साल बाद आपको बैटरी में इशू होना ही होना है, यस और नो बताओ। बाकी कई चीज़ें सालों साल भी चलते रहेंगे, 10 साल 20 साल कोई डिफेक्ट नहीं आएगा। तो कुछ प्रोन एरियाज होते हैं बच्चों, डिफेक्ट उनमें क्लस्टर होके रहते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई सबको? डिफेक्ट क्लस्टरिंग का मतलब यस सर। चलो अगला प्रिंसिपल समझते हैं बच्चों। अगला प्रिंसिपल है हमारा डिफेक्ट क्लस्टरिंग के बाद सिक्स्थ प्रिंसिपल और सेकंड लास्ट प्रिंसिपल कह सकते हो इसको। ये प्रिंसिपल हमारा कहता है एब्सेंस ऑफ एरर इज फॉलिसी। एब्सेंस ऑफ एरर इज फॉलिसी। ये प्रिंसिपल हमारा क्या कहता है? देखो फॉलिसी का मतलब होता है विच इज समथिंग नॉट ट्रू। तो भाई एक एग्जाम्पल समझो, भाई एग्जाम्पल से समझेंगे। अगर आपको भाई पहाड़ों में जाना है, ऑफ रोडिंग करने जाना है, ठीक है, और आपको मैं एक बाइक दे दूँ, वो बाइक है भाई 90 सीसी की, तो क्या उसको ले जाकर आप पहाड़ों में ऑफ रोडिंग कर सकते हो बच्चों? बताओ। नो सर। उसके पास तो उतनी पावर ही नहीं होगी, है ना, वो आपका पर्पस सर्व नहीं कर सकती। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई इस बाइक में कोई डिफेक्ट नहीं है, इसका एवरेज भी अच्छा है, इसके हेडलाइट्स भी वर्क कर रहे हैं, इंडिकेटर्स वर्क कर रहे हैं, इंजन अच्छा है, ब्रेकिंग अच्छी है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, ये 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर है। लेकिन आप क्या कहोगे? भाई ठीक है, माना 100% बग फ्री सॉफ्टवेयर है, बट यार मेरी रिक्वायरमेंट तो है मैं ऑफ रोडिंग करूँ, मुझे पावरफुल बाइक चाहिए, मुझे ऐसी बाइक चाहिए जिसका ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा हो, जिसके सस्पेंशन अच्छे हो। तो भाई सिंपल सी बात है कि अगर आप गेमिंग के लिए कोई मोबाइल फ़ोन लेना चाहते हो, आपको मोबाइल गेमिंग करनी है, मैं आपको एक डिफेक्ट फ्री मोबाइल फ़ोन दे दूँ जिसकी रैम 2 GB है, तो क्या आप उसमें गेमिंग कर पाओगे? ऐसे फ़ोन में नहीं कर पाओगे, वो आपका पर्पज़ ही सर्व नहीं कर पाएगी। सो यही वो प्रिंसिपल कहता है कि एब्सेंस ऑफ एरर कांट बी अ पैरामीटर टू जज द क्वालिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, ध्यान से समझना। ये कहता है 99.99% डिफेक्ट फ्री, कोई डिफेक्ट नहीं है उसमें,
defect free software can still be unusable, can still be unusable if it does not address द क्लाइंट रिक्वायरमेंट। जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है अगर उसको एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो वो अनयूजेबल है, यूजलेस है रिक्वायरमेंट, और आप कह सकते हो बिजनेस रिक्वायरमेंट। सपोज करो मैंने आपको एक ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर दे दिया बच्चों, ठीक है। वो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, वो ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर ऐसा है जिसमें कोई बग नहीं है, ठीक है। इट डज नॉट कंटेन एनी बग, बट इवन दो वो केवल 2000 यूज़र तक ही हैंडल कर सकता है, और मेरा जो ऑडियंस है, मेरी जो कस्टमर बेस है वो 10,000 यूज़र का है, तो क्या मेरे लिए वो सॉफ्टवेयर किसी काम का है? बोलो। इससे बढ़िया तो मैं कहूँ कि भाई ऐसा सॉफ्टवेयर दो 10,000 या क्या 20,000 यूज़र को हैंडल कर सके, इवन दो उसमें 2-4 बग हो, कोई बात नहीं, उसे हम बाद में फिक्स करा लेंगे। बात समझ में आई बच्चों? इसी तरीके से आप भी कहोगे यार इससे बेटर तो ऐसी मुझे बाइक दे दो जिसकी इंडिकेटर काम नहीं कर रहा, मैं उससे भी काम चला लूँगा, ठीक है, बट यार उसमें पावर तो होनी चाहिए कि वो मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके। दैट्स वाई, ठीक है। बग फ्री सॉफ्टवेयर आप नहीं मानोगे, ठीक है, 99% बग फ्री सॉफ्टवेयर हो तब भी ऐसा हो सकता है बच्चों कि वो अनयूजेबल हो जाए। क्यों? आप तो कहोगे तो डिफेक्ट फ्री है, नहीं भाई, मेन पैरामीटर है कि वो क्लाइंट का पर्पस सॉल्व कर पा रहा है, रिक्वायरमेंट सर्व कर पा रहा है कि नहीं। अरे बात समझ में आई सुमित, अभिषेक बताओ। सपोज करो भाई एक लड़का गया, उसकी शादी का रिश्ता आया है, ठीक है, अब उसका इंट्रोडक्शन कर रहे हैं कि भाई बहुत ही होनहार लड़का है भाई, सुबह जल्दी उठता है, ठीक है, जल्दी उठता है भाई, माँ पिताजी को प्रणाम करता है, उनके चरण स्पर्श करता है, पैर दबाता है, उनकी सेवा करता है, ठीक है, पूजा पाठ करता है, बट कमाता नहीं है, तो क्या उसकी शादी होगी? बोलो। बिल्कुल डिफेक्ट फ्री है, नहीं होगी सर। समझे? तो पैसा ही सब कुछ है, रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, क्लाइंट की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, बिजनेस गोल जो है वो अचीव होना चाहिए, ठीक है। वही पैरामीटर है किसी सॉफ्टवेयर के सक्सेस और फेलियर का, कि वो हमारा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, ठीक है ना। बग फ्री सॉफ्टवेयर कोई पैरामीटर नहीं है। आप ये नहीं कह सकते भाई कि अगर कोई बग फ्री सॉफ्टवेयर है तो डेफिनेटली बात है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेगा। समझ गए कि नहीं? बताऊं? तो यही वो प्रिंसिपल कह रहा है, क्या कह रहा है कि 99.99% डिफेक्ट फ्री सॉफ्टवेयर भी होगा तो भी वो अनयूजेबल हो सकता है अगर वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को एड्रेस नहीं कर रहा है। लास्ट प्रिंसिपल बच्चों हमारा 7th प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल कहता है हमारा टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। क्या कह रहा है ये प्रिंसिपल? ध्यान से समझना। ये प्रिंसिपल कहता है कि भाई जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो आपका अप्रोच डिपेंड होना चाहिए आप किस तरीके का सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो। एक एग्जांपल से समझो, सपोज करो आप यूआई टेस्ट कर रहे हो या फिर आप सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हो, यूआई टेस्टिंग कर रहे हो, तो आपके पास 2 तरीके के सॉफ्टवेयर है। एक सॉफ्टवेयर है भाई गेमिंग सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है आपके पास बैंकिंग सॉफ्टवेयर। अब मुझे बताओ अगर गेमिंग सॉफ्टवेयर का यूआई का मतलब क्या होता है भाई? जो कलर है उसका, यूआई यूएक्स, ठीक है, यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस ज़्यादा ग्रेट ना भी हो, ज़्यादा कलर ना हो, तो क्या वो गेम ज़्यादा चलेगा? नहीं चलेगा भाई। तो गेमिंग अगर सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हो तो उसकी यूआई बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। और अगर बैंकिंग सॉफ्टवेयर है तो क्या आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर देखे हैं ज़्यादा कलरफुल? बोलो। नहीं देखे, तो इसका यूआई यूएक्स थोड़ा सा डाउन भी होए तो बच्चों काम चल जाएगा, है ना, अपना पर्पस फुलफिल करना चाहिए। अब जो गेमिंग है उसमें भाई एनिमेशन होने चाहिए, ग्राफिक होने चाहिए, है ना। बैंकिंग सॉफ्टवेयर में क्या ग्राफिक चाहिए क्या? नहीं। अब सिक्योरिटी की बात करें तो गेमिंग में सिक्योरिटी की बहुत ज़्यादा नीड है क्या? नहीं। है ना। तो ज़्यादा सिक्योरिटी टेस्टिंग ना भी हो, कम भी हो तो काम चल जाएगा, बट बैंकिंग में सिक्योरिटी हाँ। हाई। समझ पा रहे हो बच्चों? इस तरीके से क्या है कि ऐसा नहीं कि हमेशा सिक्योरिटी टॉप नॉच होनी चाहिए,
इट डिपेंड अपॉन आप किस तरीके की टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, किस सॉफ्टवेयर को टेस्ट कर रहे हो, क्या कॉन्टेक्स्ट है उस सॉफ्टवेयर का। ऐसा नहीं भैया आपने बैंकिंग सॉफ्टवेयर टेस्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी में बहुत अच्छी कमांड है, तो कल को आपको गेमिंग का प्रोजेक्ट मिला तो आप उसमें भी सिक्योरिटी टेस्टिंग में सारा टाइम लगा दिए ना, ऐसा नहीं। तो भाई सीधी सी बात है, आपका टेस्टिंग अप्रोच कैसे सेट होगा, कैसे होगा आप समझते हैं। सो सिंपल सा फंडा भी, टेस्टिंग अप्रोच will depend upon the context, of the website, being tested। जो भी वेबसाइट आप टेस्ट कर रहे हो वो कैसी वेबसाइट है, क्या कॉन्टेक्स्ट है उसका, टेस्ट गेमिंग डोमेन की है, बैंकिंग डोमेन की है, डेटिंग डोमेन की है, ई कॉमर्स डोमेन है, उस पर डिपेंड करेगा हमारी टेस्टिंग का अप्रोच, ठीक है। द टेस्टिंग अप्रोच of testing an e-commerce website would be different that of a banking website, भाई ऐसा ही तो होता है। अगर सपोज करो मैं पुलिस स्टेशन में गया, मेरी चेकिंग हो रही है, तो भाई मैं अगर एक शरीफ आदमी लग रहा हूँ, ठीक है ना, मेरा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो मुझे हल्की फुल्की चेकिंग के बाद भेज दिया जाएगा। बट अगर मेरा कोई पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो बोलो मेरी टेस्टिंग बहुत अच्छे से करती है कि नहीं करती पुलिस, बोलो। अरे हाँ ना, सेम आपके साथ जानते हो, आपकी CISF टेस्टिंग करता है, लेकिन सपोज करो आप एक पोटेंशियल क्रिमिनल हो, कई बार जेल जा चुके हो, तो फिर आपकी टेस्टिंग अलग तरीके से होगी, है ना। तो सिमिलर कंसेप्ट है भाई, रियल लाइफ में भी ये कंसेप्ट इस्तेमाल होता है कि अगर मेरे घर में कोई जान पहचान का बंदा आ रहा है बच्चों, जिसे मैं जानता हूँ, तो मैं उसकी कम टेस्टिंग करता हूँ, घर में अलाउ कर देता हूँ। बट कोई अनजान आ रहा है भाई, तो मैं पहले उसके डॉक्यूमेंट चेक करूँगा, कौन हो भाई, किस पर्पज़ से आए हो, सारी चीज़ें चेक करूँगा। जब मुझे बिलीव होगा इट इज़ अ जेन्युइन पर्सन, तभी उसको एंट्री देंगे। तो सिमिलर वे भाई यहाँ पे भी होता है, जब भी आप टेस्टिंग करोगे तो इट टोटली डिपेंड अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेबसाइट। अगर कोई गेमिंग वगैरह वेबसाइट है तो हाई सिक्योर टेस्टिंग होगी, कोई लाइक ई कॉमर्स वगैरह वेबसाइट है तो भाई उसका UI UX बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि भाई यूज़र को ईज़ होनी चाहिए उसको यूज़ करने में, तो उसका UI UX टेस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इट डिपेंड अपॉन सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर, वेबसाइट टू वेबसाइट, व्हाट विल बी द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट टेस्टिंग। सो कैसे कहेंगे, टेस्टिंग इज कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन द context of the website being tested. If it is a banking website, we will test differently, our testing approach will be different. If it will be a e-commerce website, then our testing approach would be different. कितने बच्चों को बात समझ में आई, सातों प्रिंसिपल समझ में? रेज योर हैंड्स जिनको सातों प्रिंसिपल समझ में आए। ठीक है, तो बच्चों इसकी PDF में आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा और फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक। ये शीट आप लोग फिल कर दो फटाफट, ठीक है, ये शीट आप लोग सब जल्दी से फिल कर दो।